हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रख रहे होंगे। मेरे रेगुलर व्यूवर हैं जय कदम, उनकी तरफ से सजेशन थी इस वीडियो की, जिसका टाइटल है व्हाट इफ़ इंडिया एंड पाकिस्तान नेवर सेपरेटेड। सो टाइटल से ही एक अलग सी वाइब आती है, दिल करता है इस वीडियो को देखने का कि क्या क्या वो फैक्ट्स होने वाले हैं अगर ये दो कंट्रीज़ आज भी एक होते और कभी जुदा हुए ही ना होते, तो क्या अच्छा होता और क्या बुरा होता। आप लोग भी कमेंट बॉक्स खाली है। जो ऐसे पॉइंट्स आपको लगे कि इस वीडियो में नहीं है वो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मैंने भी जब मैंने ये वीडियो का टाइटल पढ़ा था तो मैंने कुछ चीज़ें लिख ली थी जो मुझे लगा कि एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी होती। एक तो डाइवर्सिटी होती, इंडिया और पाकिस्तान अगर एक कंट्री होते तो जितनी डाइवर्सिटी इस कंट्री में होती वो शायद पूरी दुनिया में ही ना होती। दोनों ही रीजन बेस्ड एक अलग अलग कंट्री हैं, बट बहुत सारे मुस्लिम्स, पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुस्लिम्स ऑलरेडी इंडिया में हैं। खैर यूनिटी होती, दो सबसे बड़े राइवल्स हैं, उनके दरमियान यूनिटी होती तो इससे अच्छा क्या होता। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती, स्पेशली पाकिस्तान की। पाकिस्तान वैसे तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ की यूथ भी बहुत टैलेंटेड है, बट उन्हें गाइडेंस की, उन्हें उन रिसोर्सेज को किस तरह यूज़ किया जाए इस चीज़ की ज़रूरत है। और वो शायद हमारे पॉलिटिशियंस के बस की बात तो नहीं है कि वो हमारी यूथ को ठीक तरह से रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, सोर्सेज प्रोवाइड करें। स्टेबिलिटी होती, पाकिस्तान में तो बहुत होती। उसके अलावा इंटरनेशनल पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती इस कंट्री की। अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों दुनिया में चंद ही कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि सुपर पावर होता पाकिस्तान, बिकॉज दोनों ही के पास एटॉमिक पावर हैं दोनों ही कंट्रीज़। तो अगर ये दोनों कंट्रीज़ एक होते और दोनों की आर्मी एक होती तो यकीनन ये कंट्री सुपर पावर होता। कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का कल्चर बहुत डाइवर्स है। बहुत सारी एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रैवल करें तो आपको बहुत चेंज नज़र आएगा, हर चीज़ का चेंज नज़र आएगा। सिमिलरली इंडिया भी बहुत बड़ा है, वहाँ पे भी बहुत डाइवर्स कल्चर है, तो दोनों के कल्चर्स एक्सचेंज होते, प्लस डाइवर्सिटी इस लिहाज से भी और बढ़ती दोनों कंट्रीज़ में। खैर डेवलपमेंट बढ़ती, टूरिज़्म ऑलरेडी इंडिया में तो बहुत है, पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो कि अनडिस्कवर्ड हैं, जहाँ पर जो एरियाज़ टूरिज़्म डिज़र्व करते हैं, बट अगेन रिसोर्सेज की वजह से वो जगह और कुछ पाकिस्तान को अनसेफ भी समझा जाता है। इसकी वजह से भी बाहर से जो टूरिज़्म है वो बहुत कम है, जबकि नेचुरल ब्यूटी यहाँ बहुत है जो डिज़र्व करती है टूरिज़्म, वो शायद बढ़ जाती। और ऑफकोर्स सोशल हार्मनी होती। बहुत सारे पॉइंट्स और हैं, हम ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद शायद इन पे कोई और बात भी करूँ मैं। ध्रुव राठी का ये वीडियो है, इनके वीडियोस मैंने बहुत देखे हैं, कभी शायद रिएक्ट ना किया हो, बट मैं जानता हूँ ये किस तरह का क्वालिटी कंटेंट देते हैं। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, कभी सोचकर देखा है क्या होता अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन ना हुआ होता? इस सिचुएशन को सोचकर सबसे पहली चीज लोगों के दिमाग में आती है क्रिकेट। भाई क्या क्रिकेट टीम होती, क्रिकेट की तो मैंने बात ही नहीं की। और शोएब अख्तर एक ही टीम में होते, अगर बाबर आजम और विराट कोहली साथ में खेल रहे होते। फिर लोग बात करते हैं म्यूजिक की, क्या जबरदस्त म्यूजिक देश में प्रोड्यूस होता अगर दोनों देशों के म्यूजिशियन साथ में रहते। लेकिन ये सब तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, इस चीज को काफी गहराई से देखा जा सकता है। एक यूनाइटेड इंडिया की इकोनॉमी कैसी दिखती, इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्या असर पड़ता, पॉलिटिक्स और मीडिया जैसी चीजों पर क्या इंपैक्ट पड़ता। आइए इस सिनेरियो पर एक सीरियस नजर डालते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं असली इतिहास देखकर कि क्या होना पड़ता अगर पार्टीशन को रोकना था तो। In August 1947, India gained independence after 200 years of British rule. As a British barrister draws a line on a map, a once peaceful land implodes. What followed was one of the largest and bloodiest forced migrations in history. Would we actually have been better off if partition had not happened? बंद आँखों से अक्सर सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहदी हसन से। आँखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं।
अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं एक्चुअल हिस्ट्री से, क्योंकि उसे समझकर ही हम जान सकते हैं पार्टीशन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता था। साल 1857 से शुरू करते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स साथ में मिलकर लड़े थे ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिश को इतना बड़ा झटका लगा कि इसके बाद उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चालू करी। लेट 1880s में पहली बार जिक्र किया जाता है टू नेशन थ्योरी का सैयद अहमद खान के द्वारा उनके भड़काऊ भाषणों में। इसकी डिटेल में बात मैंने पार्टीशन वाले वीडियोस में करी थी। 2 वीडियोस बनाए थे पार्टीशन के ऊपर, दोनों 20-20 मिनट के हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके बाद जाकर देख सकते हैं। साल 1905 में बंगाल का पार्टीशन कराया जाता है ब्रिटिश के द्वारा कम्युनल लाइन्स पर। अगले साल 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन होती है। फिर साल 1909 में आते हैं द फेमस मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स और 1919 में मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इन दोनों का इस्तेमाल करके ब्रिटिश एक्चुअली में पॉलिटिकली डिवाइड कर देती है लोगों को धर्म के नाम पर, सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड करके। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब धर्म के नाम पर कुछ सीटें होंगी जहां पर उसी धर्म के लोग वोट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मुस्लिम सीटें होंगी जहां पर सिर्फ मुस्लिम लोग वोट कर सकते हैं। इसके चलते हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में दरारें बढ़ने लगती हैं। साल 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है कांग्रेस के बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। इसके तहत कांग्रेस इन सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट करती है मुस्लिम्स के लिए। कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? उन्हें लगता है इससे हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन गांधी जी ने जैसा एक बार कहा था, द मीन्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द एंड। हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी बढ़ाने का इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये कम्युनल इलेक्टोरेट का शॉर्टकट लेना बहुत हानिकारक हो सकता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन कांग्रेस के नेता ये नहीं सोच सके। साल 1915 में हिंदू महासभा की एस्टैब्लिशमेंट करी जाती है और 1923 में हिटलर के फैन बॉय विनायक सावरकर अपनी किताब लिखते हैं एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। इसमें ये बताते हैं कि कैसे हिंदुत्व का हिंदुइज्म से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और देश में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए कोई जगह नहीं है। इन्हें साथ मिलता है आरएसएस के लीडर MS गोलवलकर से, जो कि खुद एक हिटलर के फैन बॉय होते हैं। आगे चलकर साल 1925 में RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है। आरएसएस के लोगों को एक्सप्लिसिटली बताया जाता है कि ब्रिटिश के खिलाफ किसी भी मूवमेंट में बिल्कुल पार्टिसिपेट मत करना, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस यहां पर हमारे असली दुश्मन हैं। तो इस पॉइंट तक आकर दोनों हिंदू और मुसलमानों में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो गई हैं जो बंटवारे की भावना को प्रमोट करती है। इसी के चलते 1920s और 1930s का जो समय था उसमें भारी कम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं दोनों धर्मों के बीच। पार्टीशन की जो भावना थी वो यहां से जन्म लेने लगती है। 1933 रहमत अली, एक और हिटलर के फैन बॉय, एक पैम्फलेट लिखते हैं जिसका टाइटल होता है नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। इस पैम्फलेट को पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इसमें पहली बार डिमांड उठाई जाती है कि 5 नॉर्दर्न प्रोविंसेस पंजाब, NWFP, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को एक सेपरेट मुस्लिम देश बनाया जाए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को बाद में मॉडिफाई करके शब्द बना पाकिस्तान। 1937 सावरकर अपने भारत तोड़ो प्रोपेगेंडा को दोबारा से दोहराते हैं। हिंदू महासभा के अहमदाबाद सेशन में ये कहते हैं कि इंडिया एक होमोजेनस और यूनिटेरियन नेशन नहीं है। इंडिया के अंदर 2 राष्ट्र, एक हिंदुओं का और एक मुसलमानों का। 3 साल बाद साल 1940 में लाहौर सेशन में जिन्ना भी यही चीज कहते हैं। हिंदूज और मुस्लिम्स का सोशल ऑर्डर अलग है, अलग सिविलाइजेशंस हैं, तो मुस्लिम्स का अपना एक अलग होमलैंड होना चाहिए। ब्रिटिश वाइसरॉय लिनलिथगो इन्हें सपोर्ट करते हैं। उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का मानना था कि पाकिस्तान अगर एक अलग देश रहेगा तो एक फेथफुल फ्रेंड की तरह बनेगा ये वेस्ट का, और एक डिफेंसिव वॉल की तरह बना रहेगा सोवियत यूनियन और सोशलिस्ट इंडिया के बीच। साल 1945 में वाइसरॉय वेवल भी कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल फेवर में है पार्टीशन के। वो 3 देश बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और प्रिंसतान। अगस्त 1943 सावरकर कहते हैं कि उन्हें मिस्टर जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी से कोई दिक्कत नहीं है। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हिंदूज और मुस्लिम्स 2 अलग अलग नेशन हैं। इन सारे कम्युनल भाषणों के बीच में 1946 में इलेक्शंस बुलाई जाती हैं ब्रिटिश इंडिया में। इन इलेक्शंस में मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट्स होते हैं। नतीजा ये कि मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिल जाती हैं इस इलेक्शन में। हालांकि कांग्रेस अभी भी नंबर 1 पे थी 923 सीट्स के साथ, लेकिन ये चीज़ बड़े क्लियरली दिखती है कि मुस्लिम लीग एक बहुत पावरफुल फोर्स है और मेजॉरिटी मुस्लिम सीट्स को मुस्लिम लीग ही जीतती है। कई लोग इस फैक्ट को पॉइंट आउट करके ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि देखो मुस्लिम्स ने पाकिस्तान के फेवर में वोट किया, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग पाकिस्तान के फेवर में थी बड़े क्लियरली। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसकी कोई बात नहीं करता यहाँ पर, इन इलेक्शंस में कोई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं थी।
वोटिंग की एज 21 साल थी और ऐसा नहीं था कि हर आदमी वोट कर सकता था। बड़ी लिमिटेशंस लगाई गई थी। वोट करने के लिए प्रॉपर्टी की रिस्ट्रिक्शन थी, लैंड ओनरशिप की जरूरत थी, टैक्सेस पे किए होने चाहिए थे, बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस थी और अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते तभी आप इन इलेक्शंस में वोट कर सकते। कुल मिला के बात ये थी कि सेंट्रल असेंबली में जो फ्रेंचाइज थी, देश भर की पॉपुलेशन के सिर्फ 3% लोग एलिजिबल थे वोट करने के लिए और प्रोविंशियल असेंबलीज में सिर्फ 13% लोग। तो ये इलेक्शंस बेसिकली अपर क्लास लोगों की इलेक्शंस थी। आम जनता को कोई मौका नहीं मिल पाया पार्टिसिपेट करने का। वैसे एक फन फैक्ट, हिंदू महासभा को इसमें एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग ने इतनी सारी सीटें जीत ली, अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन की कॉल करती है। जिन्ना का कहना था कि या तो वो इंडिया को डिवाइडेड देखेंगे या इंडिया को डिस्ट्रॉयड देखेंगे। भारी वायलेंस देखने को मिलता है, 4000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं 5 दिनों के अंदर अंदर और मेजरली इस वायलेंस के विक्टिम थे हिंदूज और गांधी जी अपनी लाइफ को रिस्क पर डालकर नौकली जाते हैं हिंदूज को बचाने के लिए। यहाँ पर एक छोटी सी एड ब्रेक लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कोडिंग इन्वेडर्स के बारे में, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जॉब्स प्रोवाइड करता है, स्पेशली कुछ ऐसे फैक्ट्स मुझे पता चल रहे हैं जो मैंने कभी पढ़े और सुने नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सिविल इंजीनियर है, बीपीओ के आदमी है, आप हाई पेइंग आईटी जॉब्स पा सकते हैं इनके कोर्सेज करने के बाद, इवन इफ आपके पास कोई पुराना कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है। इकलौती रिक्वायरमेंट है कि किसी भी फील्ड में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद इनका जो कोर्स कंटेंट है वो बिल्कुल डिजाइंड है स्क्रैच से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक, यानी अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता है आप वो सीख सकते हैं। इनके कोर्सेज लाइव भी हैं, रिकॉर्डेड भी, और आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलती है। बेस्ट चीज है कि इनके सारे कोर्सेज को इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइन किया गया है जो Amazon, Philips, ZTV जैसी कंपनी से आते हैं। कोडिंग इन्वेडर्स का दावा है कि आपको 100% जॉब गारंटी कर रहे हैं। ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, वो भी सिर्फ 6.5 महीने के अंदर अंदर। इनके 300 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स है जहां पर 10 से 25 लाख पर एनम के पैकेजेस मिल जाते हैं। करंट प्लेसमेंट रेट है इनका 93% और अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो ये पैसे आपके वापस कर देंगे, इसकी भी गारंटी दे रहे हैं। अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हैं, कूपन कोड ध्रुव20 को इस्तेमाल कीजिए। ये सिर्फ पहले 250 कैंडिडेट्स के लिए आपको 20% फी डिस्काउंट मिलेगा इनके जॉब गारंटी बैच में। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ट्राई आउट कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। 14 अगस्त 1947 को लोग पार्टीशन के दिन की तरह मानते हैं, लेकिन उस दिन तो पार्टीशन सिर्फ फॉर्मलाइज हुआ, फॉर्मली इंप्लीमेंट किया गया। असलियत में पार्टीशन की कहानी कई दशकों लंबी है, जैसा कि अभी आपने सुना। अब इस पार्टीशन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता था? वैसे तो बहुत से लीडर्स थे जो पार्टीशन के अगेंस्ट थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी बोस, मौलाना आजाद, कई पॉलिटिकल पार्टीज थी जो पार्टीशन के अगेंस्ट थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा ऑल इंडिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, यूनियनिस्ट पार्टी। इनफैक्ट गांधी जी और खान अब्दुल गफार खान जैसे लोगों ने पार्टीशन को एंड तक एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस ने मजबूरी में आकर एंड में पार्टीशन का प्लान एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन प्लान उन्हें पहले प्रेजेंट किया गया। कैबिनेट मिशन एक ऐसा प्लान था जिसमें इंडिया का पार्टीशन नहीं होना था। उस प्लान में जो सेंटर गवर्नमेंट बनती वो बहुत कमजोर होती और जो सारी देश की अलग अलग यूनिट्स होती उन्हें इंटाइटलमेंट होती कि वो अपनी रिलेशनशिप यूनियन के साथ रिकंसिडर कर पाए हर 10 सालों बाद। तो कांग्रेस की राय में ये प्लान और भी ज्यादा खतरनाक था इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए। सरदार पटेल ने तभी कहा था, Nobody likes the division of India, but the choice is between one division and many divisions. उन्हें लगा था पार्टीशन को एक्सेप्ट करके हम खून खराबे को होने से रोक सकते हैं। डर ये था कि अगर पार्टीशन को नहीं होने दिया तो मुस्लिम लीग शायद से लार्ज स्केल वायलेंस शुरू कर दे। कम्युनल टेंशंस इतनी ज्यादा बढ़ जाएं कि रेजिमेंट्स और पुलिस फोर्सेस के अंदर भी लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से अलग होकर देखने लगे। ऐसा होता या नहीं होता ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज जरूर है, पार्टीशन के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा खून खराबा देखा गया। Another ad. खून खराबा देखा गया। कुछ लोगों की राय यहां पर होती है पार्टीशन को रोकने के लिए जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए था, क्योंकि जिन्ना सिर्फ पॉलिटिकल पावर के पीछे भाग रहे थे। क्या ऐसा करने से पार्टीशन को रोका जा सकता? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक्चुअली में जिन्ना पहले प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे पाकिस्तान के, लियाकत अली खान थे। और इनफैक्ट जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट 3 बार ऑफर करी जा चुकी थी। जून 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑफर दिया था, कुछ महीने बाद सी राजा गोपालाचारी ने ऑफर दिया और अप्रैल 1947 में गांधी जी ने जिन्ना को ऑफर किया प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, इस उम्मीद में कि पार्टीशन को अवॉइड किया जा सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं। मेरी राय में 3 सिनेरियोज हैं जिनमें पार्टीशन को होने से रोका जा सकता था। पहला, सबसे सिंपल लेकिन शायद से सबसे अनलाइकली,
गांधी जी किसी ना किसी तरीके से बात करके कन्विंस कर लेते जिन्ना को कि पार्टीशन ना किया जाए और जिन्ना अपना मन बदल लेते और पाकिस्तान की डिमांड छोड़ देते। जब मुस्लिम लीग के लीडर ऐसा सोचते तो फॉर श्योर पार्टीशन को अवॉइड किया जा सकता था। दूसरा सिनेरियो, नथुराम गोडसे गांधी जी को गोली मारने की जगह जिन्ना को मार देता। अब गोडसे ने गांधी को कई बारी मारने की कोशिश करी थी 1948 के एक्चुअल असैसिनेशन से पहले, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं गांधी जी पार्टीशन के अगेंस्ट थे और जिन्ना पार्टीशन के फेवर में थे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गोडसे ने कभी जिन्ना को मारने की कोशिश नहीं करी। अगर गोडसे जिन्ना का असैसिनेशन कर देता तो शायद मुस्लिम लीग में कोई और लीडर ना रह जाता पार्टीशन की डिमांड को बरकरार रखने के लिए, और शायद कोई पार्टीशन ना हो। ये 25 मिनट का वीडियो है तो मैं इसको अगले पार्ट में कंटिन्यू करूँगा। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा था कि मैं डायरेक्टली वहाँ से शुरू करूँगा वीडियो को जहाँ से पार्टीशन के बाद अगर ये दोनों कंट्रीज़ एक होते, पार्टीशन ना होती और एक होते तो क्या होता। बट आई गेस अभी तक उस पॉइंट पे मैं पहुँचा नहीं हूँ। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है कि कैसे ये पार्टीशन रोकी जा सकती थी और क्यों ये पार्टीशन हुई, जो हमारी बुक्स में हमें पढ़ाया गया है वो सिंपल, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में बताऊँ तो वो ये था कि मुस्लिम्स को उनके राइट्स नहीं मिलते थे उस टाइम में, और इसकी वजह से, ये मैं बहुत ही शॉर्ट करके बता रहा हूँ, जिसकी बेस पे मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री डिमांड किया कायदे आज़म ने। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि कायदे आज़म को, उनकी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि कायदे आज़म को एक पॉलिटिकल पावर चाहिए थी, उसकी बेस पे वो एक अलग कंट्री बनाना चाह रहे थे। कायदे आज़म को बहुत पहले पता था कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं बची, वो एक जानलेवा बीमारी में मुब्तला थे, और आई गेस उस टाइम टीबी था और टीबी का कोई इलाज नहीं था उनके पास, या डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। तो उनको क्लियरली पता था कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं बची, और यही वजह थी कि वो अपनी उसी बीमारी की ही वजह से 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, और वो 1 साल ही हुआ था, और वो अपनी बीमारी की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो पावर का तो उनको कोई लालच था ही नहीं, होता तो जितनी बार ऑफ़र हुआ तो वो प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते। खैर, इसके दूसरे पार्ट में कंटिन्यू करूँगा मैं बाकी की कहानी। अभी तक के लिए अल्लाह ने के बाद।